बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाए उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। पाकिस्तान के सुपर 9 के आज दो मैचेस है पिंडी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने थे और दोनों ही बारिश की नज़र हो गए, जिसका नुकसान है। ख़ासकर अगर हम देखें तो यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी को होता रहा, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद की टीम को भी आज इससे पॉइंट से बड़ा फ़र्क है पॉइंट टेबल पर होता हुआ दिखाई देगा। इस मैच के हवाले से अगर हम दोनों मैचेस के हवाले से बात करें, क्योंकि अब से कुछ देर कबल बात हो रही थी दोनों टीमों के हवाले से कि बारिश रुक जाएगी तो हो सकता है कि इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान होने वाला मैच हो सके, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है जिसके बाइस ऐसा लगा कि ये जो मैचेस है वो मनसूख कर दिए गए हैं। और साथ साथ अगर हम बात करेंगे इस मैच से कबल जो मैच खेला गया था लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का, और वहाँ पर हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी और लाहौर के दरमियान होने वाला मैच बारिश की नज़र हो गया। उस बारिश की नज़र के बाइस लाहौर कलंदर्स को इस मैच इस टूर्नामेंट के अंदर पहली दफ़ा जो है पॉइंट्स टेबल पर जो है अपना खाता खोलने का मौका हुआ है। और 7 मैचेस के बाद लाहौर कलंदर्स की टीम एक पॉइंट लेने में कामयाब हो गई और वो वाहिद टीम हो गई जो पाकिस्तान सुपर लीग 9 से जो है बाकायदा तौर पर एलिमिनेटर 4 से बाहर होती हुई दिखाई दी है। इस पर भी बात करेंगे, पॉइंट टेबल पे भी बात करेंगे आज अपने शो के अंदर। और हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विन स्ट्रीम के रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इसी सिचुएशन पर बात करने के। और उनके साथ है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले रियाज साहब की तरफ चलते हैं। रियाज साहब आज 2 मैचेस खेले जाने थे पिंडी में, आज से आगाज़ हो रहा था मैचेस का, लेकिन दोनों ही मैच बारिश की नज़र हो गए। और इसमें हम देखते हैं कि पेशावर को शायद ऐसा लगता है कि इस टूर्नामेंट में फ्लॉप जाने वाली लाहौर कलंदर्स की टीम के ख़िलाफ़ 1 पॉइंट शायद बारिश की नज़र उनका जो ज़ाया हुआ है, शायद ऐसा लगता था कि पेशावर आज का मैच जीत कर 2 पॉइंट प्लस हो जाती और पॉइंट टेबल पर मज़ीद और ऊपर आ सकती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखिए, क्रिकेट जो है ना वो तो मतलब इस बात के लिए मशहूर है कि ये एक गेम का खेल है और जब ग्राउंड में टीमें उतरती हैं तो फिर ये देखा जाता है कि कौन सी टीम जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश कर रही है। नो डाउट कि लाहौर कलंदर की टीम इस पूरे इवेंट में उस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सकी जिस तरह की उनसे एक्सपेक्टेशन कायम की जा रही थी, और वो कतई तौर पर मतलब ये कि उनका कॉम्बिनेशन भी नहीं बन पाया। उनका जो ख़ास तौर से बैटर थे फ़खर जमान, जिन पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, वो भी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। फिर उसके साथ साथ ज़ाहिर है चूँकि उनकी टीम से राशिद खान का पहले ही पता चल गया था कि वो बाहर हो गए हैं, और 1-2 मैचेस में जब ओपनर भी नहीं चले, बॉलर्स का भी कॉम्बिनेशन वो नहीं बन पाया जिस तरह से बनना चाहिए था, और मुझे फ़िज़िकल फ़िटनेस भी वो नहीं दिखाई दी पूरी मजमूई तौर पे। गो के बाज़ खिलाड़ी यकीनन सुपर फिट नज़र आ रहे थे, लेकिन लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस में वो स्पार्क नहीं था जो इससे पहले हमने गुज़श्ता 2 सीज़न में देखा, जब उन्होंने शाहिन शाह आफरीदी की क़यादत में 2 टाइटल मुतवातर जीते और ऐसा लग रहा था कि ये पहली टीम हो जाएगी जो बाकायदा 2 कंटिन्यू टाइटल जीत के हैट्रिक जो है बनाने में कामयाब रहेगी। लेकिन आप ये देखें कि जो इब्तदाई 6 मैचेस थे उसमें तो वो अपने होम ग्राउंड पे खेलती रही, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। लेकिन आज जब वो पिंडी में खेल रही थी तो इत्तेफाक से मैच ही नहीं हुआ और खुशकिस्मती से कम 1 पॉइंट जो है उनके नाम के साथ आ गया। और जो आपने बात की कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो शायद एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज का मैच जीत जाएगी, तो मैं ये कहता हूँ कि यकीनन चूँकि जिस तरह से पेशावर ने मैचेस खेले हैं तो उसमें तो ये था कि वो लाहौर कलंदर की जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही थी वो जीत सकती थी। लेकिन ये भी हो सकता था, देखें क्रिकेट है, इसमें तो कुछ भी हो जाता है किसी भी वक्त, तो पेशावर की लाहौर की भी टीम जीत सकती थी। हो सकता है वो ये महसूस कर रहे हो कि यार हम आज जीत जाते हैं, हमारे मतलब 2 पॉइंट्स हो जाते हैं, तो उनको 1 पॉइंट मिला। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस बारिश का एक असर तो ये हुआ कि जहाँ मतलब ये कि आप समझ सकते हैं कि 2 मैचेस मतलब ये मैच नहीं, बारिश की नज़र हो गए। लेकिन वहाँ दूसरी जानिब लाहौर के साथ ये बड़ा अच्छा हुआ कि कम से कम 1 पॉइंट तो उन्हें मिल गया। अगर मतलब बगैर खेले हुए पॉइंट मिलना एक बड़ी बात है, और वैसे इस बात के इम्कानात कम होते हैं कि मैच टाई हो जाए और दोनों टीमें जो हैं वो 1-1 पॉइंट हासिल करें, तो उसमें तो 90% इस बात के इम्कानात होते हैं, बल्कि 99% इस बात के इम्कानात होते हैं कि या तो टीम हारेगी या टीम जीतेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा अभी तक पेशावर की टीम करती रही है, तो पेशावर की टीम को अभी थोड़ा सा और मतलब बेहतर परफॉर्मेंस पेश करनी होगी, और देखना ये होगा कि गो के इस वक्त जो है मुल्तान
और कोयटा के बाद पेशावर की टीम जो है पॉइंट्स टेबल पे तीसरे नंबर पे है। तो उसको देख के तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी ये टीम जो है एलिमिनेटर में फॉल जो प्ले ऑफ हैं उसमें फाइनल फोर में टीमें आ सकती हैं। लेकिन जो ये तीन टीमें, अगर आप पेशावर के हवाले से बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से बात करें या कराची किंग्स के हवाले से बात करें, तो मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट में किसी भी वक्त कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अभी जो है आप मतलब ये नहीं कह सकते कि पेशावर, इस्लामाबाद यूनाइटेड या कराची किंग्स इनमें से कौन सी दो टीमें जो हैं आएंगी, इसलिए कि जब आखिर तक सारे मैचेस हो जाएंगे, क्योंकि इनके तो टीमों को पॉइंट्स मिल रहे हैं, खेल भी रहे हैं, ये बिल्कुल इन है तीनों टीमें। तो देखना होगा कि कौन चलें, देखना होगा। चलें तो पॉइंट टेबल पे थोड़ी सी बात कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान इस वक्त टॉप पोजीशन पे है, 6 मैच खेलकर उन्होंने 10 पॉइंट हासिल किए हुए हैं और उसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, उन्होंने भी 6 मैच खेले हुए हैं और 9 पॉइंट्स के साथ वो दूसरे नंबर पर मौजूद है। जावेद साहब है, मुल्तान ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है इस साल, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। आप समझ रहे हैं इस दफ़ा जो जेल होकर खेल रही है टीम, ऐसा लगता है कि जिस तरह उनके बैटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह उनके बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं और नए खिलाड़ियों को मौका भी फराहम किया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, आप समझिए तवक्को है कि ये फाइनल फोर के अंदर आती दिखाई देगी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम? बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने बात की है दोनों टीमों की। मुल्तान सुल्तान देखें, मुल्तान सुल्तान को रिजवान अहमद लीड कर रहा है और रिजवान देखें, रिजवान से पूरी टीम जेल हो गई है और उनकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग आउट क्लास इस टूर्नामेंट में कम से कम बहुत अच्छे जा रहे हैं। और आज देखिए उन्हें 1 पॉइंट मिला है, तो ये 1 पॉइंट अगर नहीं होता तो और तगड़े आते, 12 पॉइंट के साथ ऊपर आ जाते। और जिस तरह से कराची की बात करें, कराची का आपने कप्तान चेंज किया है, आपकी जो मैनेजमेंट है उसमें रद्दोबदल किया है, तो देखें रिजल्ट आना कोयटा के शुरू हो गए। जिस तरह रूली रूसो जो हैं वो लीड कर रहे हैं टीम को, और साउथ शकील जिस तरीके से खेल रहे हैं, और उनके पास जो स्पिनर क्लास के आगे उस्मान तारिक आ गया, अबरार आ गया, तो इन दोनों टीमों में जो है मैच डिफरेंस यही है कि इन्होंने जो मेरिट पे पैर उठाए और ये पहले दिन से ही नजर आ रहा है, कैप्टनसी में नजर आ रहा है कि ये टीमें दोनों जेल होकर खेल रही, इस वजह से टूर्नामेंट में ऊपर है। और ये सुपर 4 में जो है ये दोनों टीमें तो लाजिम व मलजूम नजर आ रही है जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है। हालांकि जुल्मी भी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, अभी उनको टाइम लगेगा। ये 3 टीमें जुल्मी तक तो मुझे लग रहा है कि ये फाइनल 4 में आ जाएंगी। अब मुकाबला नीचे आ जाएगा, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, इनमें जो है ना, इनमें जो गुमसान का रन पड़ने वाला है वो पता चलेगा किस तरीके से ऊपर आती है अपने प्लेयर्स को लेकर। चलें, अपने प्लेयर्स को ऊपर लेकर आती है थोड़ी बात, क्योंकि मुल्तान सुल्तान टॉप पर है। और मोहम्मद रिजवान के हवाले से क्या कहेंगे? रियाजुद्दीन साहब बड़ी अच्छी कप्तानी भी कर रहे हैं और शहनशाह अफरीदी इस इवेंट के अंदर हम देखते हैं बड़े बुझे बुझे से भी दिखाई दिए, उनसे खुद भी परफॉर्म नहीं हुआ, टीम ने भी परफॉर्म नहीं किया, और फिर वो पाकिस्तान टीम के कप्तान भी हैं T20 के। क्या मुस्तकबिल में आप पाकिस्तान टीम के कप्तान को चेंज होता हुआ देख रहे हैं T20 के? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि रिजवान की परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग है। वैसे भी मतलब जो रिजवान जो हैं बड़े हम्बल, बड़े सफिस्टिकेटेड, डेडिकेटेड टाइप के हैं, बड़ा फ्रेंडली उनका एक एटमॉस्फेयर है खेल के दौरान भी। और उनकी कप्तानी देखें, जब तक टीम जीत रही होती है तो वो कप्तानी भी अच्छी होती चली जाती है, या थोड़ी कप्तानी अच्छी होती है, प्लेयर्स भी अगर अच्छी परफॉर्मेंस दें तो टीम जीतती चली जाती है। तो मैं ये समझता हूँ ये लाजिम व मलजूम है। आप देखें, कप्तान को सपोर्ट मिलती है खिलाड़ियों से, और खिलाड़ियों को सपोर्ट मिलती है कप्तान के डिसीजन से, कि वो किस जो वेरिएशन होती है ग्राउंड के अंदर उस वक्त वो किस तरह के फैसले लेते हैं, और कौन सा बैट्समैन है, किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, किस बॉलर को लगाना है, क्या मतलब ये कौन सा स्पॉट जो है वो कौन सी विकेट एंड पे मतलब बॉलर के लिए सूट करती है, फास्ट बॉलर के लिए, स्पिनर के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, एक मतलब कप्तान की समझदारी होती है। जैसे पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उनके मैं समझता हूँ कि 70% उनकी कप्तानी से जो है टीम वर्ल्ड कप जीती है, 30% उनके प्लेयर्स ने भी उनको मायूस नहीं किया, और जिस जगह परफॉर्मेंस देनी थी दी। लेकिन जहाँ पर मतलब कप्तानी में 70% फॉल्ट हो, सिर्फ खिलाड़ी 30% परफॉर्मेंस दे, तो वहाँ फिर टीम नहीं चलती। तो ये एक मतलब एक दूसरे का एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर कप्तानी भी अच्छी है, खिलाड़ी भी रिस्पॉन्ड करें, तो वो टीम जो है जीतती चली जाती है। तो रिजवान का तो ये है कि उनको इस तरह इस वक्त जो है एक मतलब आइडियल सिचुएशन में, और उनकी टीम जो है जेल है, और जिस तरह से उन्होंने शुरू के 2-3 मैचेस के लिए जो परफॉर्मेंस दी, तो उसके उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है बिल्डअप होता चला गया, और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और तो मतलब मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट कप्तान के साथ और भी चीज़ों को, लेकिन जो आपने शान मसूद की बात की है, देखें शान मसूद की जो टीम है वो ये तो सॉरी आपने बात की थी शाहीन शाह अफरीदी की। शाहीन शाह अफरीदी मुझे मतलब जो लग रहा है ना
कि जो वो 2 टाइटल पहले जीत गए थे, तो अभी तक जहन में उनके ये था कि हम 2 टाइटल जीत गए, तीसरा टाइटल भी जीत जाएंगे। तो जब सोचने की परसेंटेज जो है वो उस माजी की फतूहात पे चली जाए, तो फिर आप जो करंट परफॉर्मेंस है फिर उससे आप दूर हो जाते हैं। चले दूर हो जाते हैं। इसमें आप समझ रहे हैं कि अब पाकिस्तानी सेलेक्टर्स को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कप्तानी के लिए थोड़ी सी चेंजिंग कर दें। नहीं शहजादा, देखें मैं एक बात कहूँ आपको कि ये तो मतलब आप अगर आपने एक कप्तान बना दिया तो यकीनन सोच समझ के बनाया होगा और ये फोर्सी करके बनाया होगा कि हाँ यार ये आइंदा 1-2-3 साल तक चलेगा, इसलिए हम इसे बना रहे हैं। तो या तो देखें फिर उनका जो जिन्होंने इनको कप्तान बनाया उनका डिसीजन गलत था, या फिर मतलब अब वो डिसीजन गलत करेंगे। मैं समझता हूँ कि एक कप्तान है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस बहैसियत कप्तान एक फ्रेंचाइज के लिए उसकी ख़राब रही, लेकिन अगर आप इतनी जल्दी जज्बाती होकर फैसले करेंगे तो वो आपकी ऑन द होल लॉन्ग रन में टीम की मतलब मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं होगी। जिस तरह से हमारे बोर्ड के चेयरमैन 6-6 महीने 8-8 महीने में चेंज होते हैं और हम मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, वो हमें एग्जीक्यूट होती नजर नहीं आती। तो इसी तरह से ये जज्बाती हो जाना कि इन्होंने इसमें परफॉर्मेंस नहीं दी तो इनको बाहर करो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। आपने बाबर आजम को कमोश 3 साल से ज़्यादा का टाइम दिया और यही कहते कहते गुजर गया कि वो सही, लेकिन हर सीरीज़ इस उम्मीद में उनको वो कप्तान रहे कि शायद अब कर देंगे, लेकिन वर्ल्ड कप में वो उस वक्त मतलब सारी निगाहें उनके खिलाफ हो गई, इसलिए कि जो डिसीजन था 2 विकेटें उनकी बाकी थी, आखिरी बैट्समैन था, आपके पास 4 ओवर थे और आप रिवायती गेंदें बॉलरों से करवाते रहे। यार कोई फील्डिंग चेंज करते, आप बॉल मतलब फील्डर्स को सबको करीब ले आके आते, स्पिनर लगा देते, वेरिएशन पैदा करते, तो वो वहां से मतलब फेल हुए। इसकी वजह से उनको चले वहां से तो वो फेल हो गए, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तान चेंज होने के बाद शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स परफॉर्म करना शुरू कर दिया है और 6 मैचेस में 4 में कामयाबी हासिल कर रही है और रोसू बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी भी कर रहा है। सरफराज का भरपूर तौर पर साथ उनको ज़रूर मैसर है, लेकिन कप्तानी मेन रोसू करते दिखाई दे रहे हैं और जहां पर उनकी टीम जीतती भी दिखाई दे रही है और पॉइंट टेबल पर इस वक्त दूसरे नंबर पर भी मौजूद है। शहजादा, इसमें तो कोई शक नहीं, जो आपने जितनी बातें की अपने सवाल में बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं ना शहनशाह अफरीदी के हवाले, अभी जो पूरा सवाल था आपका मतलब शहनशाह अफरीदी के खिलाफ जो जिस तरह से लोग होंगे, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उनको जो है मैं समझता हूँ कि कप्तानी जो है उनकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। अब क्या समझे आप समझते प्रेशर उसमें हो गया है शहनशाह अफरीदी पे कि एक उनसे तो परफॉर्म हो रहा नहीं है ऑलरेडी, दूसरा वो कप्तानी भी कर रहे हैं कोयटा के लिए लाहौर कलंदर्स की, और दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम की भी कप्तानी करते दिखाई दे रहे हैं। क्या प्रेशर उन्होंने ले लिया? शहजादा अभी पिछले क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखें तो एक प्रेशर रिलीज होने के बाद बाबर आजम बड़े अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बाबर आजम को तो आप ये कह सकते हैं कि उनको जो एक टैग लगा हुआ था पाकिस्तान कप्तानी का, तो वो उनकी परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होता था और अब उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि हाँ यार वो वाला मेरे पास प्रेशर नहीं है लॉन्ग रन में कि अगर मैं टीम का कप्तान रहूं ना रहूं। तो उनकी परफॉर्मेंस तो पहले भी अच्छी थी और अब जो है खुल के सामने आ रही है। लेकिन शहनशाह अफरीदी की जो बात है ना, मैं समझता हूँ हमें इतनी जल्दी जज्बाती नहीं होना चाहिए और उनको अभी लेके चलना चाहिए। हाँ, उनको आप सिखाते रहें, बताते रहें, उनको जो मतलब टिप्स हैं वो देते रहें, तो यकीनन वो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा होगा। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अब चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, मेरे ख्याल से वो जो है इन तमाम चीज़ों को यकीनन उनकी भी नज़र होगी और जो उनकी कमेटीज़ हैं वो भी इसको देख रही होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फैसले जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले बात की जो कि हम जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बार बार चेंज करते हैं, इसी तरह हम हर खिलाड़ी को चेंज करते हैं तो अच्छा नहीं होगा। कप्तान भी चेंज होते दिखाई दे। चले एक और कप्तान के हवाले से बात कर लेते हैं, उसकी टीम की भी परफॉर्मेंस है, हाँ ना की सूरत चल रही है। कराची किंग्स के कप्तान शान मसूद कप्तानी कर रहे हैं जावेद साहब, और ऐसा लगता है कि उन्हें T20 के फॉर्मेट के हिसाब से शायद गलत कप्तान, मेरा नज़रिया है कि उनको गलत कप्तान बना दिया गया, उनसे भी परफॉर्म नहीं हो रहा है, कैप्टनशिप भी नहीं हो रही है। आप समझते हैं कि T20 के फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बेशक वो पाकिस्तान के टेस्ट टीम के कप्तान है, लेकिन यहाँ पर जो सिनेरियो है वो बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई देता है T20 के अंदर। बिल्कुल मोइन भाई, यहाँ बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो जाता है। T20 आपको पता बिल्कुल मॉडर्न क्रिकेट है, फास्ट क्रिकेट है। ये तो फ्रेंचाइज को जाता है ना, फ्रेंचाइज किसे पिक करके कप्तान बना रही है, ये फ्रेंचाइज की जितनी भी उनकी इंतजामिया है, मैनेजमेंट है, उन्होंने शान मसूद को कप्तान बनाया। और शान मसूद की तो किस्मत अच्छी है क्योंकि इनके पास पोलार्ड जैसे सीनियर प्लेयर हैं, शुएब मलिक जैसे सीनियर प्लेयर हैं, ये उनके साथ मिलकर चल रहे हैं। कैप्टनसी
ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। जैसे जैसे मैचेस आगे पड़ेंगे टीम जेल हो जाएगी। एक दो मैचेस अब की कब बात जेल है, होगी टीम में? इस वक्त तो 6-6 मैचेस खेल चुकी है और टीम। अभी भी 4 पॉइंट है, अभी भी दिल्ली दूरस्थ नहीं है, आ जाएगी। अभी भी उनके 2 मैचेस और हैं, परफॉर्म उनसे नहीं हो 3 रहा, मैच उनकी पड़े हैं। टीम सिर्फ रिलाइव कर रही है शोएब मलिक पर, उनकी टीम रिलाइव कर रही है पोलार्ड पर। अगर ये 2 प्लेयर जिस मैच में खेलते हैं तो टीम अच्छा स्कोर कर रही होती है। तो शहजादे भाई ये तो सारा ब्लेम कप्तान को तो नहीं ना जाएगा। देखिए पूरी टीम खेल रही होती है, सिर्फ कप्तान नहीं खेल रहा होता, उसके अपने डिसीजन होते हैं, वो डिसीजन लेता है। अब उस पर अगर प्लेयर पूरा नहीं उतरता, जो परफॉर्मेंस उसको दरकार होती है वो नहीं दे सकता, तो इसमें कप्तानी का कोई अमल दखल नहीं होता। उनको सीनियर प्लेयर्स की इस जो है PSL 9 में भरपूर हमायत हासिल है, उसे तजर्बे दे रहे हैं और वो मुस्तफीज है आगे के लिए, क्योंकि हमारी नेशनल टीम के टेस्ट कप्तान है। और जैसे पोलार्ड हो गया, मलक हो गया, इनके जो मशवरे इनके आगे चलकर काम आएंगे। ये बहुत अच्छा जा रहे हैं। चलें, एक और कप्तान है शादाब खान, अच्छी परफॉर्मेंस उनकी भी है इस टूर्नामेंट के अंदर। और क्योंकि मैं कप्तानी पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को बैक टू बैक 3 सीरीज़ खेलनी है T20 की। बेशक वो शहनशाह अफरीदी कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से तजुर्बात, बहुत से सेलेक्टर्स अपनी निगाहों में कप्तान को भी यहाँ पर जज कर रहे होंगे कि T20 में कौन अच्छे तरीके से कप्तानी करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इन तमाम ही क्रिकेटर्स जो है पाकिस्तान टीम के साथ सीनियर मेंबर के तौर पर सिलेक्ट हुए हैं। मोइन भाई देखें, आपने बात की शादाब खान की, आप कैप्टनसी की बात कर रहे हैं उसकी मैं देख रहा हूँ टीम में जगह नहीं बन पा रही जिस तरीके की उसकी परफॉर्मेंस है। देखें सिलेक्टर भी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, PSL देखने वाले देख रहे हैं। अगर कैप्टनसी किसी की नज़र आ रही है इस टूर्नामेंट में, तो आपको पता है रिजवान अहमद है। रिजवान के अलावा कोई सेकंड चॉइस हो ही नहीं सकती। ये अलग बात है कि कोई अलग से आप कप्तान बना दे, लेकिन ये बहुत जल्द होगा कि हम T20 के कप्तान के बारे में दोबारा सोचना शुरू करें। शहनशाह अफरीदी ने बेहतरीन कप्तानी की, गो के टीम क्लिक नहीं की न्यूजीलैंड के खिलाफ, अभी तो उसको एक सीरीज दी है, आगे चलने दें, थोड़ा सा उसे और मौका दें। जब दूसरे प्लेयर्स को मिल सकता है तो शहनशाह अफरीदी को भी मौका मिलना चाहिए। सेकंड चॉइस अगर कैप्टनसी पे जाना है तो उससे रिजवान के अलावा इस पूरे टूर्नामेंट में कोई कप्तान नजर नहीं आ रहा। चलें रियाज साहब, क्योंकि कप्तानी पे बात हो रही है मजीद और इसको आगे करते हैं। इसी कप्तानी के हवाले से मैंने शान मसूद के हवाले से, शादाब के हवाले से बात की है। और क्या आप समझते हैं सिलेक्टर यहाँ पर भी सोच विचार में ज़रूर लगे होंगे कि कौन सा अच्छा बेहतर कप्तान T20 फॉर्मेट में नज़र आ रहा है उन्हें? देखिए शान मसूद की जो आपने बात की, वो तो T20 वो तो टेस्ट क्रिकेट में उनको कप्तान बनाया था ना, उनको तो कतई ये नहीं कहा था कि वो T20 का कप्तान है। हाँ ठीक है, मतलब क्रिकेट है इंग्लैंड में, वहाँ उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही। अच्छा, अब जैसे शहनशाह अफरीदी हैं तो ये वो कप्तान हैं जो 2 टाइटल जीत चुके हैं, ठीक है ना, तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी है, तो इस वजह से उनको जाहिर है कप्तान बनाया गया। और वो जो है ऑस्ट्रेलिया में आप कह सकते हैं वहाँ पे नाकाम हो गए, लेकिन वहाँ पे जो नाकाम हुए या नाकाम तो शहनशाह अफरीदी भी हो गए। शहनशाह अफरीदी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो नाकाम हुए तो अभी जो शहनशाह अफरीदी नाकाम हुए तो उसका ब्लेम जो है आप उनकी कप्तानी पे नहीं डाल सकते। देखें इसमें शान मसूद का तो यहाँ जिक्र है नहीं। T20 के लिए जो आपने बात की कि रिजवान जो है सबसे अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, नो डाउट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शहनशाह अफरीदी को अभी कंटिन्यू रखना चाहिए। आपने शादाब की बात की, शादाब को तो देख लिया था इससे पहले, जो दुबई का टूर था उसमें उनको देख लिया और वो एक्सपोज हो गए। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक खिलाड़ी जो है मतलब बहैसियत खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो कप्तान भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। शहनशाह अफरीदी ने 2 इवेंट्स में अपनी परफॉर्मेंस प्रूव की। फिर ये कि शहनशाह अफरीदी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो इंटरनेशनली मतलब जो बेटर हैं, दूसरी टीमें उनकी उन पर धाक बैठी हुई है। जब वो ग्राउंड में होते हैं तो सामने अपोनेंट जो टीम होती है उन पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी काउंट होती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने रिजवान की बात की, रिजवान में बिल्कुल एक कैपेबिलिटी भी है, उनकी कैपेसिटी भी है, उनकी परफॉर्मेंस भी है, इंडिविजुअल भी और बहैसियत कप्तान भी। और जिस तरह से इस PSL 9 में उन्होंने अभी तक कप्तानी की है, देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी पूरी टीम भी चल रही है, जेल है, बैलेंस टीम है और हर लड़का जो है वक्त पड़ने पे परफॉर्मेंस दे रहा है, वक्त करने तो इसलिए कप्तानी जो है उनकी पॉजिटिव हो गई है। एक और ऑलराउंडर के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि पाकिस्तानी टीम में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का बड़ा अहम रोल भी रहा है। माजी में बड़े ज़बरदस्त हमारे पास ऑलराउंडर थे, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, और भी अगर हम बात करें तो बेहतरीन ऑलराउंडर हमें दस्तियाब थे। इस वक्त एक नौजवान ऑलराउंडर निकल कर सामने आया, आमिर जमाल, अच्छी परफॉर्मेंस रही है उसकी और हमने देखा न्यूजीलैंड में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। आमिर जमाल PSL 9 में भी नुमाइंदगी कर रहे हैं अपनी फ्रेंचाइज की जानिब से, लेकिन इस वक्त अगर परफॉर्मेंस की बात करें आमिर जमाल के हवाले से जावेद साहब, तो उनकी परफॉर्मेंस है ऐसा लगता है कि कहीं छुप सी गई है। वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो आंखों में आंखें डालकर बॉलर्स भी हैं और बैटर्स भी हैं।
बिल्कुल शहजाद भाई आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में शो किया था अपने आप को परफॉर्मेंस के हिसाब से, वो चाहे बैट से ले लें चाहे बॉल से ले लें, और उसके बाद जब जैसे ही आमिर जमाल न्यूजीलैंड गया है तो वो बॉलिंग और वो बैटिंग वो कारकर्दगी उसकी नज़र नहीं आई। और उसके बाद अब आ जाए पीएसएल में भी शुरू के मैचेस उसको खिलाए, कोई वो रिजल्ट नहीं दे सका। उसके बाद डगआउट में बैठा हुआ है। तो हम माजी के ऑलराउंडर्स के साथ इसका मुआवजा अभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो परफॉर्मेंस दरकार होती है, जो वन सिंगल हैंडेडली आपको बॉल से या बैट से मैच जितवाते हैं, अभी इनका नाम बहुत दूर है, बहुत दूर नज़र आ रहा है। आमिर जमाल का नाम है। और एक और खिलाड़ी के हवाले से ज़रूर बात करेंगे जिसने बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी परफॉर्मेंस दिया है और जिसने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर अपना लोहा भी मनवा लिया है और अब तक जितने मैचेस उसने खेले हैं में लीग हुई उसमें भी फाइनल में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, 16 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। और अब क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट जब हो रही थी तो वहाँ पर भी उस्मान तारिक ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। क्या कहेंगे उस्मान तारिक के हवाले से, जो एक अच्छा स्पिनर के तौर पर आया और हमें बड़ी ज़रूरत थी कि ऐसे ऑफ स्पिनर्स की, मिस्ट्री बॉलर्स की, जो उसके अंदर तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। देखिए, एक तो सबसे मतलब मजमूई तौर पे ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि ये PSL सीज़न 9 जो है, इसमें आपको देखें कि मुख्तलिफ मतलब शोबों में इसी PSL के दौरान आपको खिलाड़ी जो है निस्बतन ज़्यादा नज़र आए। गो के पहली, दूसरी और 7वीं 8वीं तक जो PSL हुई उसमें भी आपको चंद नौजवान खिलाड़ी अच्छे नज़र आए। ये एक अलग बात होती है कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जो पाकिस्तान की टीम की ऑलरेडी मतलब पार्टिसिपेशन करते रहते हैं, उस टीम में शामिल होते हैं, वो तो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अलग है। लेकिन जो नए खिलाड़ी एकदम निकल के आते हैं उसमें मैं समझता हूँ कि उस्मान तारिक ने अपना लोहा मनवा लिया। और सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है ना, जो देखने में आ रही है, उनका स्टाइल जो है ना, वो बड़ा मतलब लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना है। खुद मतलब ये कि इससे जो है जो बैट्समैन होते हैं वो भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो हो जाते हैं कि ये किस तरह की गेंद करेंगे। बिल्कुल ऐशवन जिस तरह बॉल करते थे इंडिया के ऑफिस में, उसी तरह मिलता जुलता इनका भी एक्शन है। हाँ बिल्कुल, इससे जो है ना खिलाड़ी जो बैट्समैन होता है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब वो उसको सही जज करने का गेंद को अंदाज़ा नहीं होता। तो ये एक प्लस पॉइंट है इनके उस्मान तारिक के लिए। ये पॉजिटिव प्लस पॉइंट है इनके हक में जाता है कि अपोनेंट जो बैट्समैन है इनकी जो बॉल करा रहे होते हैं उसको सही अंदाज़ा नहीं होता, जो इनका स्टाइल है उसकी वजह से। तो यही वजह और मतलब इनकी एक्सपर्टीज़ तो हैं जो ये विकेटें भी ले रहे हैं, और इन्होंने जो है जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनको मुतासिर भी किया अपनी परफॉर्मेंस से। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनको तो यकीनन फौरी तौर पे जो भी आपका इंटरनेशनल इवेंट हो उसमें मौका मिलना चाहिए, इसलिए कि यही टाइम होता है जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर होते हैं, आप उन्हें अगर मौका दें तो। लेकिन बात सारी ये है कि अक्सर देखा गया है कि जब इस तरह के जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हैं, ज़ाहिर उन्हें चांस देना तो पड़ता है, लेकिन अगर कोई बड़ी टीम आ जाती है या छोटी भी टीम होती है तो वो परफॉर्मेंस नहीं देते जो उनसे एक्सपेक्ट की जाती है उनकी माजी करीब की परफॉर्मेंस, जैसे कि अगर उन्होंने PSL में दी है। ऐसे बहुत से खिलाड़ी आपको मिलेंगे जिन्होंने PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दी और जब उनको चांस मिला तो वो उन उम्मीदों पे मतलब पूरे नहीं उतर सके। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन उस्मान तारिक जो हैं उन खिलाड़ियों से थोड़े से मुख्तलिफ इसलिए हैं कि उनका स्टाइल जो है उन्हें उनके हमअसरों में मुमताज़ बनाता है, और यही जो है बैट्समैनों के लिए मेरे ख्याल से मुश्किलात का शिकार हो सकता है इनका ये स्टाइल। और ये जो है मुझे मतलब उम्मीद है कि ये उन खिलाड़ियों, नौजवान खिलाड़ियों में शामिल नहीं होंगे जो यहाँ पे तो अच्छी परफॉर्मेंस दें और इंटरनेशनली ना दे सकें। तो इनके स्टाइल की वजह से और इनकी जो एक्सपर्टीज़ है उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान की टीम के लिए भी अच्छी परफॉर्मेंस साबित है। इसी पे मजीद है क्योंकि और भी बात करेंगे। सिंध प्रीमियर लीग में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। फाइनल में जब 5 विकेटें उन्होंने हासिल की 16 रन देकर उस्मान तारिक ने, तो हर की निगाहें उन पर बड़ी मरकूज़ हो गई थी और ऐसा लगता था कि बहुत जल्द उन्हें जो है बड़ी सीरीज़ देखने को मिलेगी। और यही हुआ कि फ्रेंचाइज ने उन्हें पिक किया और अब वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुतासिर भी कर चुके हैं। जिस तरह रियाज साहब कर रहे हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल के बेस पर शायद सिलेक्शन जल्दी हो जाए। आप समझते हैं कि इतनी जल्दी चांस देना भी सही नहीं है? नहीं मोइन भाई, देखें ये आप ही कवर कर रहे थे सिंध प्रीमियर लीग और प्रेस बॉक्स में आप ही ये बातें कर रहे थे कि बहुत जल्द ये लड़का किसी फ्रेंचाइज में नज़र आएगा। तो माशाल्लाह देखें उस लड़के ने परफॉर्मेंस दी है। देखो मानसेरा की साइड से का ये बच्चा है और इसने परफॉर्मेंस देना शुरू की है। बड़े बड़े हमारे साबिक क्रिकेटर्स हैं वो इसकी बॉल देख रहे हैं, इनके पास जो कैरम बॉल है। और ये मज़े की बात है कि बैट्समैन को जो इनका एक्शन है वो गलती पे मजबूर कर रहा है। जब बैट्समैन ऑटोमेटिकली गलती करेगा तो आउट होगा,
तो ऐसे बॉलर्स की हमारी टीम को अशद जरूरत है। देखिए अभी बात हो रही थी कि पीएसएल से हमने जो प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में मुतारिफ करवाए वहां वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, हमने सिर्फ बैट्समैन उठाए थे, उन बैट्समैनों ने कोई परफॉर्मेंस नहीं, बॉलर्स वही थे जो चल रहे थे। अगर पीएसएल का कहेंगे तो हारिस रऊफ को हमने लिया, जमान खान को लिया, इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे चुके हैं। लेकिन हमारी टीम को इस वक्त जो है, जो कहते हैं ना स्पिनर्स का फकदान है, हमारी टीम को 2 स्पिनर्स की जरूरत है। अब नवाज और शादाब का कैरियर पे फुल स्टॉप लग चुका है, इन दोनों को आपको आरिफ याकूब को और उस्मान तारिक को आपको आजमाना होगा। और मजे की बात है कि इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रखी, इनके क्रेडिट पे बहुत ज्यादा विकेटें हैं कम मैचेस में, तो इनका चांस देना बनता है। और स्पिनर्स के दरवाजे मैं तो समझ रहा हूं हमारी टीम में खुले हुए हैं। चले स्पिनर्स के दरवाजे हमारी टीम में तो खुल गए, लेकिन एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगर हम बात करें आयरलैंड क्रिकेट टीम की और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की, तो इसमें टेस्ट मैच जारी था और जहां पर आयरलैंड ने जो है शिकस्त दी अफगानिस्तान को 6 विकेटों से इस टेस्ट मैच में, 3 दिन के अंदर ये मैच ख़त्म हो गया। रियाज साहब क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, ये मैं समझता हूँ कि आयरलैंड की टीम के लिए एक बहुत बड़ा ये अच्छा सरप्राइज़ है कि उसने अफ़गानिस्तान जैसी टीम के ख़िलाफ़, जो कि काफ़ी सालों से आप एक डार्क हॉर्स के तौर पे मशहूर थी और मुख्तलिफ बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी, और टेस्ट में मतलब ये कि टेस्ट जो है वो जितनी भी फॉर्मेट हैं क्रिकेट के उसमें सबसे मोतबर क्रिकेट फॉर्मेट ये माना जाता है। तो मैं ही समझता हूँ कि उसमें अगर उन्होंने शिकस्त दी है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इनके जो आयरिश टीम के जो एक खिलाड़ी थे कैंडी बिलबर्न, उन्होंने मतलब 58 रन बनाए, और उसके साथ साथ एक और थे खिलाड़ी लोरकान टिकर, तो उन्होंने मतलब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने भी रन्स बनाए, जिसकी वजह से ये कामयाबी जो है उनको मिल सकी। तो मैं रियाज भाई ये नहीं समझते, अफगानिस्तान भी मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, आयरलैंड की टीम को वो हल्का ले रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया है। और पहली फतह अफगानिस्तान के खिलाफ, ये बहुत बड़ी जीत है हाशमत, और ये इनके सबके होते हुए, इतने बड़े बैट्समैनों के होते, इतने बड़े स्पिनर्स के होते हुए, आयरलैंड ने जो टेस्ट मैच में 111 रन 4 विकेट पे हासिल करके 6 विकेटों से जो मैच ये जीता है, कमाल कर दिया आयरलैंड ने। इसका पूरा क्रेडिट देना चाहिए आयरलैंड को। बिल्कुल बिल्कुल, और यकीनन क्रेडिट मिलेगा। देखें ये तो मतलब उनको वहाँ से भी मिलेगा जो उनके मतलब अपने जो लोग हैं, क्रिकेटर हैं, अपने शहरी हैं, उनकी तरफ से ही मिलेगा। और फिर ये कि देखें ये रिकॉर्ड की बात होती है, आईसीसी के रिकॉर्ड में एक चीज़ आ गई कि आयरिश टीम जो एक अभी मतलब नई टीम है, नौमौलूद टीम है, और उसने एक्सपीरियंस टीम के खिलाफ, जो अफगानिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी है कि उससे बड़ी बड़ी टीमें घबराती हैं। गो कि परसेंटेज मतलब उनकी फतूहात की वो नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान एक मुश्किल टीम है और दुनिया की दूसरी टीमें जो हैं उनसे खेलते हुए घबराती भी हैं, और वो ये अफगानिस्तान की टीम उन्हें टफ टाइम देती है बड़ी बड़ी टीमों को। तो उसके खिलाफ जीतना मैं समझता हूँ आयरिश टीम का, आयरलैंड की टीम का एक बहुत बड़ी बात है, और इसको जो है मतलब उन्होंने एक रिकॉर्ड जो है वो प्रोफाइल में अपने इजाफा किया है। और ये चीज़ जो है, ये कामयाबी उनकी आइंदा जो मैचेस हैं उसमें ये टॉनिक का काम अंजाम देगी, और इससे उनको एक जो कॉन्फिडेंस मिला है उसकी बिना पर उनके खिलाड़ी जो है ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस पेश करेंगे, और उनके मुल्क में इस फतह से यकीनन जो खिलाड़ी नौजवान हैं उनमें भी एक एतमाद पैदा होगा और ज़्यादातर वो क्रिकेट खेलने को तरजीह भी देंगे। ये जो फतूहात होती है ना, ये कौमों की मतलब जो मामलात होते हैं उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। जैसे आप ये देखें कि अगर हमारी पाकिस्तान की टीम अगर कहीं जा रही होती है और वो अगर कोई जीत रही होती है, तो आप देखें जो करंट जो इश्यूज़ होते हैं वो लोग सब भूल जाते हैं और टीम की फतूहात को एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप जैसे भारत के खिलाफ खेल रहे हैं और अगर कोई मैच जीत जाते हैं तो पूरी कौम जो है वो एक हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें, मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो फतूहात हैं वो कौम को मतलब आगे ले जाती हैं, उनके नौजवानों को आगे ले जाती हैं, उनमें एक जज्बा पैदा करती हैं, और ख़ासतौर से आयरलैंड में क्रिकेट भी ऊपर चली जाती है और यकजहती भी पैदा हो जाती है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है इसमें जो है ना, जैसे ही आप कोई ऐसा मुश्किल मैच जीतते हैं तो आपकी सारी कौम भी एक हो जाती है और टीम भी बिल्कुल आप वो साथ में कलाबे मिलाना शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी ऐसी ही उसी के साथ साथ मैं एक सवाल और ऐड कर दूं कि कोचेस का बड़ा अमल दखल होता है। जावेद साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल मोइन भाई, कोचेस का बहुत बड़ा किरदार होता है। देखिए जो स्टाफ होता है मेहनत करता है। अब देखिए हमारे कोचेस जो पता ही नहीं चलता, आज ये कोच है कल वो कोच है, हफीज भाई आए थे उसके बाद पता नहीं चला डिकी चले गए, तो ये सारी चीजें होती है। और आयरलैंड में एक थ्रू प्रॉपर चैनल उनके कोचिंग स्टाफ होता है। आप दूर ना जाएं, सिर्फ आप नीचे आ जाएं, अपनी पीएसएल में कोचिंग स्टाफ को देख रहे हैं। मुल्तान सुल्तान की जो है 2 लेडीज बॉलिंग कोच,
तो ये सारा कोचिंग का तो बहुत ज्यादा असर पड़ता है। रियाज भाई, जिस तरीके से लेडीज कोचिंग है, और ये मुल्तान सुल्तान के साथ पहले लोग जो है हंसते थे कि मुल्तान सुल्तान वालों ने जो है ना दोनों जो है लेडीज कोचेस रखी हैं, हमारे कोचेस घूम रहे हैं, तो लेकिन उन्होंने परफॉर्म किया, लड़कों ने, उनके स्पिनर ने परफॉर्म किया, और वो एक एक बॉल, एक एक उनको शॉट, सारी चीजें वहां देख रही होती हैं। बस जावेद भाई देखें, ख़वातीन को हमें कहीं भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, चाहे हमारी ख़वातीन हो या दुनिया की दूसरे मुल्कों की ख़वातीन हो, उनमें बड़ा टैलेंट होता है भाई, इसीलिए तो हम मिसालें दे रहे हैं उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ होती है। और हमारे मुल्क में भी देखें, हमारी ख़वातीन जो हैं वो उन्होंने जंगी जहाज़ भी चलाए हैं, बिल्कुल, कमर्शियल जहाज़ भी चलाए हैं, इसी तरह हर फील्ड में, इंजीनियरिंग में है, आप मेडिकल में हैं, और जो दूसरे शोबे हैं उसमें हमारी ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं। इसी तरह दुनिया की ख़वातीन जो हैं वो बज़ाहिर है वहाँ मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा थोड़ी सी ख़वातीन को अहमियत दी जाती है, हमारे यहाँ भी दी जाती है, और हमारा जो मज़हब है इस्लाम है उसमें तो बड़ी अहमियत दी जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कोच है तो हम ये सोचेंगे जी वो शायद उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। शुरू में जैसे मुल्तान सुल्तान ने ऐलान किया था तो ये सोशल मीडिया पे मीम्स बनना शुरू हो गई कि मुल्तान सुल्तान चलें रियाज साहब, ख़वातीन की बात हो गई, थोड़ी से पाकिस्तानी साबका कप्तान बिस्मा मारूफ की भी बात कर लें, जो कह रही हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में हमने देखा कि लास्ट ईयर जो है नुमाइशी मैच ख़वातीन के रखे गए थे, इस साल नहीं रखे गए, थोड़ा सा गिला करती हुई नजर आई, क्या कहेंगी आप? नहीं, मैं समझता हूँ देखें, बिस्मा मारूफ पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी हैं और पढ़ी लिखी खातून है, दुनिया भर में उन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की है, फतूहात हासिल की है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है। देखें, यकीनन मैं भी कहता हूँ कि मैं बिस्मा मारूफ के साथ हूँ, होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन उसको जो ये जो नहीं रखा गया ना मैच, उसकी वजह ये थी कि ये चूँकि हमारे यहाँ इलेक्शन जो आ रहे थे, उस वजह से बहुत सारे शेड्यूल जो हैं आगे पीछे में, खुद आप ये देखें कि PSL का शेड्यूल भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ और उसे आगे ले जाया गया। और आप देखें ना कि हमारे जो कुछ मैचेस हैं वो रमज़ान में होंगे। अब ये और बात है कि वो किस तरह से जो लोग जो हैं रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको मैदान में आएंगे नहीं आएंगे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हो जाता तो बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर नहीं हुआ तो था जिसकी वजह से नहीं हुई तो उसको दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन बिस्मा मारूफ ने सही वक्त पे सही निशानदेही की, और मैं तो ये भी कहूँगा कि पेशावर ज़ल्मी जो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, और वो खुद काफ़ी दिनों से ये चाह रही है कि एक मैच जो है PSL के हवाले से वहाँ हो पेशावर में, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से ड्यू टू सम रीज़न वहाँ नहीं हो सका, वो होना चाहिए था। फिर मैं अक्सर बात करता हूँ हर प्रोग्राम में जब ऐसा मौका मिलता है कि हैदराबाद हमारा जो सेंटर है नियाज स्टेडियम, वहाँ भी मैचेस होने चाहिए। इससे पहले गवादर का स्टेडियम बड़ा खूबसूरत गवादर का स्टेडियम बन गया है, लेकिन वो अभी थोड़ा सा फार है, वहाँ होटल वगैरह का है, लेकिन वो उसको तो आप ये देखें ना कि ICC ने भी उसको उसका नंबर ये देखें, नंबर खूबसूरत तरीन स्टेडियम है, ICC ने भी कहा था। तो ये एक जहाँ मैचेस कराने के होते हैं वहाँ पर सारी चीज़ें देखी जाती हैं, वहाँ सिक्योरिटी भी देखी जाती है, फैसिलिटीज़ जो है प्लेयर्स के लिए देखी जाती हैं जो फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं, और अपने प्लेयर्स के लिए भी, और साथ साथ जो शायकीन हैं उनके हवाले से भी देखा जाता है। सारी चीज़ें कम मिल के फिर जो है किसी भी सेंटर को ऊपर लेके आती हैं, या किसी भी शोबे में किसी भी चीज़ को ऊपर लेके आती हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि जैसे जैसे अब वक्त आगे बढ़ रहा है, यकीनन हमारी ख़वातीन को तो अहमियत दी जाती है, और जहाँ जहाँ नहीं दी जाती तो हम समझते हैं उन्हें देनी चाहिए। जैसे मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये बड़ा अच्छा कारनामा है कि हमारी ख़वातीन को उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया, और अब ख़वातीन को भी वो पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है उसको हमें हाईलाइट करना चाहिए, अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक और बड़ा अहम ऐलान किया है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने जो गैर मुल्की कोचेस के हवाले से बातें कर रहे थे, उन्होंने अब ये कहा है कि बहुत जल्द आप गैर मुल्की कोचेस जो है पाकिस्तान टीम के साथ रुझान हम देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सूदमंद ज़्यादा साबित रहा है, और यही फैसला मोहसिन नकवी करने जा रहे हैं। उन्हें जो है बाकायदा तौर पर गैर मुल्की कोचेज़ को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि जावेद मियादाद से भी उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद जावेद मियादाद नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर ख़वातीन प्लेयर्स के साथ भी नज़र आए। आप समझिए कि हमारे पास तो लेजेंड बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद गैर मुल्की कोचेज़ का लाना सूदमंद साबित हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए माजी में, लेकिन ये सूदमंद साबित रहा है। देखें, सूदमंद का फैसला तो उस वक्त किया जाता है जैसा कि मोहसिन नकवी साहब ने किया कि माजी में अगर जो फॉरेन आपके कोचेस थे, अगर वो उनकी वजह से आपकी टीम का रिजल्ट बेहतर है तो जाहिर है फिर उन्हें लाना चाहिए। और ये एक अलग चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनमें भी बड़ी अहलियत है, वो भी ये काम अंजाम दे सकते हैं। हालांकि जब मोहसिन नकवी साहब तशरीफ़ लाए तो शुरू ये उनके हवाले से बात की जा रही थी कि वो शायद पाकिस्तानी जो
कोचेज़ हैं उनको मतलब लेके आएंगे, लेकिन अब अगर वो लेके आ रहे हैं तो ठीक है, इसमें कोई मजायका नहीं है, लेकिन फ़ॉरेन जो कोच होते हैं उनको मतलब सिलेक्ट करना ये एक अहम चीज़ होती है, इसलिए कि वो अपना स्टाफ को भी साथ लेके आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा कल्चर है और जिस तरह की चीज़ें हैं तो उसमें तो मेरे ख्याल से जो फॉरेन कोचेज़ हैं वो अगर हों तो वो ज़्यादा अच्छा है कि मतलब उन तक फिर रसाई नहीं होती आम मतलब खिलाड़ियों की भी और उनकी भी। लेकिन एक चीज़ है कि थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम ज़रूर आता है, तो उसको मतलब किस तरह से ओवरकम किया जाए उसके लिए जो है हमारा एक कोच जो है ज़रूर होना चाहिए साथ में, जो हर वक्त मतलब बीच में हो, ताकि हमारे खिलाड़ियों तक वो चीज़ें पहुँची। इसलिए कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम जो है वो आप ये देखें कि जो दूसरे खेल के शोबे हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। जैसे हॉकी में भी मतलब बाहर के कोचेज़ रहे हैं, उनकी वजह से बड़े हमने मसाइल सुनने में आए हैं कि जो वो चीज़ें बताते हैं खिलाड़ियों की वो समझ में नहीं आती, इसलिए कि खिलाड़ियों की लैंग्वेज जो है वो ज़ाहिर है इंग्लिश इतनी ज़्यादा आम नहीं है। बाज़ आजकल के जो हमारे नए जो खिलाड़ी आ रहे हैं वो यकीनन इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं, वो जानते भी हैं, तो बहुत सी जगह हमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है। तो मैं ये समझता हूँ, लेकिन लैंग्वेज से ज़्यादा हमें ये देखना चाहिए कि जिन कोचेस को आप लेके जा रहे हैं उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, उनका एक्सपोजर है, अगर उनका एक्सपीरियंस है और वो आपकी टीम के लिए और आपके खिलाड़ियों के लिए सूट करता है और आप ये समझते हैं कि इनकी वजह से हमारी टीम की परफॉर्मेंस और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो बेशक उनको लेके आना चाहिए, इसमें कोई वो आर नहीं है। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अब देखना होगा कि मोहसिन नकवी साहब के जो इक़दाम हैं वो उनके रिज़ल्ट किस तरह से आते हैं। गो के मतलब ये कि जब वो रिज़ल्ट आएंगे उससे ही फिर अंदाज़ा लगाया जाएगा कि इनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो सही हैं और इनके डिसीशंस जो हैं वो किस हद तक सूट करते हैं। अब जैसे मतलब एडवाइजरी मतलब वो कमेटीज़ बना रहे हैं, बिल्कुल वज़ीर आज़म वाली जो और कुछ लोग नए भी लेके आए हैं। नए लोगों को तो पता चलेगा कि भाई कौन लोग हैं, क्या हैं वो, क्या मतलब उनका कितना इनपुट है और किस तरह से उनके इक़दाम जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बेहतर हो सकते हैं, तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, मतलब हुकूमत पंजाब में जो लोग थे उनको भी लेके आ रहे हैं और भी मतलब लोगों को लेके आ रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर से जो एडवाइज़री मतलब बोर्ड वगैरह बना रहे हैं मुख्तलिफ शोबों का, वो एक अच्छी इक़दाम हैं, इसलिए कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जितना ज़्यादा इंडक्ट करेंगे उनको लेके आएंगे, उससे मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्रिकेट की चीज़ों को समझते हैं, तो वो आपको सही एडवाइस दे सकेंगे। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव उसका बात है तो वो मोहसिन नकवी साहब हैं और उनके साथ और भी लोग हैं, वो करेंगे। जावेद साहब, कल मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का मैच खेला जाना है, क्या कहेंगे? शायद की तादाद स्टेडियम का रुख नहीं कर रही है और ऐसा लगता है कि वीरान सा तमाशाई ग्राउंड में हम देख रहे हैं कि मौजूद होते हैं जहां पर 35,000 से ज़ायद की गुंजाइश है। बिल्कुल मोइन भाई, देखें आपको कराची के तमाशाइयों ने मायूस नहीं किया। आपको आपके जो इंतज़ामात है, आपके जो मकसद ये गाड़ी वहाँ खड़ी करनी है, टिकट 1500 रुपये का है और फिर खाने की कोई चीज़ अंदर नहीं जाएगी, इन सारी वजूहत पे अगर आप नज़र दौड़ाएं तो मेन रीज़न ये है तमाशाइयों के ना आने का। और इंशाल्लाह जो ये मैच होने जा रहा है मुल्तान के साथ, तो कराची के शायकीन आएंगे, स्टेडियम में आएंगे, क्योंकि अब मौसम भी बड़ा खुशगवार हो गया है। जिस तरीके से बारिश हुई थी पिछले दिनों और बहुत ज़बरदस्त कराची में ठंडी हवाएं चल रही हैं, एंजॉय करने फैमिलीज भी आएंगी और कराची के शायकीन भी आना चाहिए। लेकिन जावेद साहब, आपने कि नेशनल स्टेडियम के जो इतराफ में जो हम देख रहे थे कि जो बारिश हुई है, जो कटर लाइन हुए थे, वहाँ पर तो पानी जमा होता हुआ नजर आया। वो मोइन भाई देखें, वो जो लास्ट बारिश हुई थी वो तजर्बा जो है काफ़ी अच्छा था इंतज़ामिया के लिए। इस दफ़ा का है, अब आएंगे ग्राउंड में और आना भी चाहिए। कराची जैसा बड़ा शहर है, यहाँ से तमाशे को सिर्फ आप सहूलतें देना शुरू कर दें, इनका वेलकम अच्छे तरीके से करें तो ये स्टेडियम भी फिल कर सकते हैं। लेकिन एक तो इसका शेड्यूल जिस तरीके से रखा गया है, रमज़ानों में चला गया, फिर कुछ जब स्टार्ट हुआ सियासी माहौल कुछ हमारे मुल्क का ऐसा बना हुआ था, ये PSL 9 जो है बस एक समझे एक इवेंट। सुपर लीग एक बहुत बड़ा इवेंट है। दुनिया भर में जितनी लीग होती है, अगर कहा जाए कि ये दुनिया की दूसरी बड़ी लीगों में शुमार की जाती है इस लीग की, और इसके लिए हमें भरपूर तौर पर मुख्तलिफ तर्ज पर जो है तैयारियां ज़रूर करनी चाहिए और ख़ासकर शायकीन क्रिकेट के लिए वो तमाम सहूलतें ज़रूर देनी चाहिए जो शायकीन का हक माना जाता है। हम माजी में देखा करते थे कि शायकीन
जो क्रिकेट होते हैं वो ग्राउंड्स में बाकायदा तौर पर खाने पीने की एशिया लेके जाया करते थे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस दफ़ा क्या माजी में भी अब काफ़ी PSL से हम देख रहे हैं कि स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट को ले जाने की कोई चीज़ है अशिया की इजाज़त नहीं होती है, जिससे शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। और साथ साथ जो वहाँ पर स्टॉल्स लगे होते हैं वो भी दुगने कीमतों पे जो चीज़ें हैं वहाँ फ़रोख्त होती हुई दिखाई देती हैं, जिसके बाद शायकीन क्रिकेट की तादाद जो है अब नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पे हम देख रहे हैं जहाँ 35,000 से ज़ायद की तादाद है, वहाँ पर चंद हज़ार ही तमाशाई जो है ग्राउंड में मैच देखते हुए दिखाई देते हैं। करते हैं कि कल जो मैच खेला जाना है मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान, उसमें शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद होगी और दोनों टीमों को सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। इसी जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते नेशनल वीमेन टग ऑफ वार चैम्पियनशिप का आगाज़ जो है KHA ग्राउंड में हो गया है, जिसमें 6 टीमें शिरकत कर रही हैं। इसी हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज देखते हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए खासकर अगर लड़कियों के हवाले से तो पहली वेमेंस रस्साकशी के मुकाबले जो है इस वक्त KHA ग्राउंड में जारी है और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है गुलफराज अहमद साहब है और 2024 का ये पहला इवेंट है वेमेंस का रस्साकशी का। तो हमारे साथ गुलफराज अहमद साहब हैं, इनसे भी बात कर रहे हैं इस इवेंट के हवाले से। गुलफराज साहब क्या कहेंगे, इसमें कितनी टीमें शिरकत कर रही हैं और क्योंकि ये एक तवील अरसे के बाद अगर हम देखें तो वेमेंस के लिए इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है रस्साकशी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। ये फर्स्ट वीमेन टग ऑफ वार चैम्पियनशिप है और ये फेडरेशन ने जो है इवेंट दिया सिंध को। सिंध टग ऑफ वार एसोसिएशन इसे ऑर्गेनाइज़ कर रही है और जो आपको पता है नेशनल गेम्स के लिए ज़रूरी होता है कि जो टीमें हैं वो अपनी चैम्पियनशिप कराएं। तो इसमें 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। कुछ ज़ाहिर है कि इस वक्त प्रॉब्लम है, नहीं आ सकती हैं टीमें, लेकिन रेलवे उसकी आर्मी की टीम, वापडा की टीम, HEC की टीम, सिंध की टीम, पंजाब की और बलूचिस्तान की 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। आज ये मुकाबले शुरू हो रहे हैं और कल तक ये मुकाबले इंशाअल्लाह ताला चलेंगे और हमें उम्मीद है कि इन बच्चियों को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये जो बच्चियाँ यहाँ पीछे खड़ी हैं सिंध की, ये पहले भी मुल्क से बाहर गई थी और इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, वहाँ से लेके आई थी, जीत के लेके आई थी। ब्रॉन्ज मेडल लाई थी ना आप लोग? ब्रॉन्ज मेडल। तो इंडिया से मुकाबला किया था और बाहर के ममालिक से। तो हमें उम्मीद है कि इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये मुकाबले में शरीक हो रही हैं और जिस तरीके से ये बच्चियाँ तमाम सूबों की पार्टिसिपेट कर रही हैं, आने वाले वक्त में अपने सूबे का, मुल्क का नाम इंशाल्लाह बाहर जाके रोशन करेंगे। बिल्कुल है, गुलफराज अहमद खान साहब कह रहे हैं कि मुल्क और साथ साथ दीगर ममालिक में जाकर पाकिस्तान की जानिब से ये रस्साकशी में जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करती दिखाई देंगे। ये सितारे हैं हमारे और इन सितारों को सिर्फ तराशने की ज़रूरत है और ऐसे मुकाबले होते रहे तो ये सितारे एक दिन पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को दुनिया भर में लहराते हुए नज़र आएंगे। जी।